हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बच्चों जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर वो अरेंज किए जाते हैं। एटम के अंदर उनका अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है किसी भी एटम के चारों ओर, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलें, जो कि आगे चल के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करता है किसी एलिमेंट की, हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको निर्धारित करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। ओके, आपकी बुक में क्लास 9 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया दिया है। उस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो 18 या 20 एलिमेंट से ज्यादा का नहीं लिख पाएंगे, उसके बाद में सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और इसकी मदद से आप कितने भी एटॉमिक नंबर है सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है तो उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो किस किस ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उसकी वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी, ये सब चीज हम क्या है यहाँ पे सीखें, ठीक है। तो उसको समझने के लिए कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो देखते हैं वो क्या प्रिंसिपल्स है। वैसे ये आपको 11th स्टैंडर्ड में कराए जाते हैं, लेकिन इसके बिना ये टॉपिक समझना संभव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे सबसे पहला जो रूल इसमें आता है बच्चों, ये हमारा अफबाउस प्रिंसिपल। क्या वो है, क्या नाम है ये? अफबाउ, AUFBAUS, अफबाउस प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ऑर्बिट को हम शेल बोल सकते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं सब शेल, और ये चार प्रकार की सब शेल होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, S, P, D एंड F स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक। एंड ईच सब शेल इज फर्दर स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज ऑर्बिटल्स, जिनको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है कि नहीं कहा। और ऑर्बिटल मैंने बताया था, इट इज अ स्मॉल स्पेस वेयर टू इलेक्ट्रॉन्स आर पुट टुगेदर। दो इलेक्ट्रॉन्स की एक इंक्लोजर है जहां पे की क्या है, जिसको हम ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये न्यूक्लियस की दूरी के हिसाब से जो होते हैं, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ S ही सबशेल होगी, S ही सबशेल होगी। दूसरे ऑर्बिट में S और P दोनों होंगी। तीसरे ऑर्बिट में S, P और D तीनों होंगी। चौथे में S, P, D और F चारों सबशेल होंगी। समझ में आ गया। अब अगर पहले में S सबशेल ही है तो इसका मतलब उसमें S के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता होती है, तो एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो सेकंड वाली जो हमारा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, उसके अंदर मैंने बताया था क्या कि S भी होगी और P भी होगी। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब वो जो सेकंड ऑर्बिट का जो S और P सबशेल है उसको हम बोलेंगे 2S एंड 2P। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट को बिलोंग करता है जो कि S है तो 1S, सेकंड ऑर्बिट को बिलोंग करता है तो क्या बोलेंगे उसको, सेकंड ऑर्बिट की S सबशेल होगी तो 2S होगा नाम उसका, सेकंड ऑर्बिट की P सबशेल होगी तो 2P नाम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्बिट पे चलें। थर्ड ऑर्बिट में 3 शेल्स होंगी, S, P, D। तो क्योंकि थर्ड ऑर्बिट को बिलोंग करती है तो शुरू में नंबर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब 3S हो सकता है, 3P हो सकता है, 3D हो सकता है। समझ में आ गया। और मैं बता चुका हूं कि जो S सबशेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि P की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो दो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो D ऑर्बिटल है, D सबशेल है, उसके 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अभी हमको ये देखना है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स की या सबशेल्स की। समझ में आ गया। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो चाहते हैं कि वो कम से कम एनर्जी लेवल में रहे। इसका मतलब होता है वो न्यूक्लियस के नजदीक से नजदीक रहना चाहते हैं। समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे ट्राई टू बी एज नियर एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के नजदीक रहेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, वो हाई एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहते, ठीक। अब मान लीजिए ये बिल्कुल वैसा ही जैसे बच्चों आपके कहीं स्कूल ग्राउंड में कहीं पे एक मैजिक शो हो रहा है ना, और बच्चों को चारों तरफ गोले में गोल गोल सीटों में बैठना है उसके पास। तो अधिकतर बच्चे क्या चाहेंगे कि फर्स्ट रो में बैठे, सबसे पास जहां पे मैजिक शो हो रहा है, मैजिशियन के बिल्कुल पास बैठे। उसके बाद अगर किसी को वहां जगह नहीं मिलती है तो फिर वो सेकंड रो में बैठना चाहेगा, फिर थर्ड रो, इस प्रकार से होगा। तो एक तरह से वो मैजिशियन जो है, जो आपको अट्रैक्ट करके रखेगा अपने जादू के शो के द्वारा, वो हमारा न्यूक्लियस हो गया और आप लोग हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू रिमेन एज क्लोज एज
न्यूक्लियस। समझ में आ गया? न्यूक्लियस के जितना पास हो सके वो रहना चाहिए, तो जितना न्यूक्लियस के पास उतनी एनर्जी कम। तो वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा दूर होते हैं न्यूक्लियस से तो उनकी एनर्जी होती है ज्यादा। सो ऑर्बिटल्स दे ऑक्युपाई द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी का जो उनका बढ़ता क्रम है उसमें इलेक्ट्रॉन जचाए जाएंगे किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के चारों ओर। अब ये एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे पता लगेगा? तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 1s होगा, ठीक है। सेकंड जो ऑर्बिटल है उसमें s और p दोनों सबशेल्स हैं, तो 2s और 2p, ठीक है, ये दो सबशेल्स हो गए। फिर थर्ड वाले में 3s 3p 3d, फोर्थ वाले में 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से बच्चों जो s होती है ना, s किसी भी में, अब जैसे मान लो हम चौथे ऑर्बिट में चलते हैं, उसमें चारों है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, s p d f चारों, तो उसमें जो s सबशेल है किसी भी ऑर्बिट की जो s सबशेल है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगी। s मतलब सबसे नजदीक, हिंदी में s मतलब s फॉर सबसे नजदीक, ठीक है। उसके बाद जो p है वो s के मुकाबले थोड़ी ज्यादा दूर होगी न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी s के मुकाबले ज्यादा होती है। तो p पास है बट सबसे पास नहीं, तो s सबसे पास, p पास, फिर d दूर और f फारदेस्ट, याद रहेगा, s p d f, s सबसे पास, p पास, d दूर एंड f फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। तो अगर हम किसी एक ऑर्बिट की बात कर ले, चौथे की बात कर ले सपोज, क्योंकि इसमें चारों सबशेल्स हैं, तो उसमें से जो s है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, उससे थोड़ी दूर होगा p, उससे थोड़ी दूर होगा d, उससे थोड़ी दूर होगा f। तो 4s की एनर्जी सबसे कम, 4p की उससे ज्यादा, 4d की उससे ज्यादा, 4f की उससे ज्यादा। तो बच्चों एनर्जी का क्रम क्या है? तो कभी भी ध्यान देना, एनर्जी का क्रम जैसा हमको दिखता है वैसा नहीं है कि भाई सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, फिर सेकंड ऑर्बिट में 2s की, उसके बाद फिर 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी का क्रम आगे जाके चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो ऑर्बिट्स हैं इसकी सबशेल्स एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। समझ में आएगा? तीसरा वाला जो है ऑर्बिट, उसका जो सबसे बाहर की शेल है दैट इज 3d, वो तो बाहर निकल जाती है, और जो चौथे ऑर्बिट का s है वो अंदर घुस जाता है, तो ओवरलैपिंग हो जाती है। इसके कारण एनर्जी के लेवल में परिवर्तन आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी का जो क्रम है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो क्रम है, वो हम कैसे याद रख सकते हैं? एक नीचे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, उसकी मदद से याद रख सकते हैं। तो अब वो ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो भी भरे जाएंगे वो ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाएंगे। सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस प्रकार से बढ़ते एनर्जी क्रम में लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। अब समझ लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे निकाला हमने। तो n इक्वल टू 1 बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमने 7 ऑर्बिट ले लिए। 7 ऑर्बिट में लगभग हमारे सारे नेचुरल एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं। समझा? 7 ऑर्बिट के अंदर हमारे जो 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं यूरेनियम तक के, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, ठीक। चलिए, अब फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही सबशेल होती है, तो हमने उसको नाम दिया 1s, ऐसी होती है। सेकंड वाले में 2 होती है, s भी होती है और p भी होती है, और क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की तो हमें 2s और 2p लगता है, ऐसे स्ट्रेट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। थर्ड के सामने हमने लिख दिया 3s 3p 3d, क्योंकि इसमें तीनों सबशेल्स होती है। चौथे में होती है चारों, s p d f, शुरुआत में 4 लिखा है तो चौथे ऑर्बिट को बिलोंग कर रही है चारों सबशेल। पांचवें में भी चारों है, छठे में भी चारों है, सातवें में भी चारों है, ठीक है। अब छठे में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6p 6s 6p 6d 6f, f तक भी ले सकते हैं और 7 की भी f तक लिख सकते हैं, लेकिन वो f जो है ना, और इसकी 7th की d और f की जो ज्यादा यूज होती नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खाली पड़ी रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो जाती है न्यूक्लियस के, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो जाते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स की संख्या कम है, 92 ही है, ठीक। चलिए, तो ऐसे हमने लिख लिया, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 4 4 4 सब में आगे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से हमको एक ऐसे तिरछी लाइन खींच करके यहाँ से हमको एरोज मार्क करने हैं। एरोज, पहला एरो जो है वो हम स्टार्टिंग अवस्था में लगाएंगे जिससे कि एक ही ऑर्बिटल को भेद के पार चला जाए, दूसरा एरो भी एक को, तो शुरू में जो एरो लगाएंगे वो एक एक ऑर्बिटल से गुजर रहे हैं, उसके बाद अगले 2 एरो लगाएंगे, 2 2 ऑर्बिटल से गुजरेंगे, देखो ऐसे तिरछा, ये 2 से गया, ये 2 से गया, फिर अगले एरो 3 3 से गुजरेंगे, देखो 1 2 3, इस लाइन में भी 1 2 3, फिर अगला है 4 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3, 8वां होता तो यहाँ 8s आ जाता, तो उसको भेज देता। समझ में आ गया? यहाँ तक कर लेना बस, 1 1 2 2 3 3 4 4, समझ में आ गया? तो फर्स्ट 2 एरोज है एक एक ऑर्बिटल के बीच में से गुजरेंगे, दूसरे वाले 2 2 3 3 और 4 4, यहाँ चाहो तो 8s लिख सकते हो, n इक्वल टू 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खाली रह जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जो फर्स्ट वाला एरो है, फर्स्ट वाला एरो है उसका जो हेड है, ये हेड, इसको जोड़ लेना किससे? सेकंड वाले की टेल से, सेकंड वाले के हेड को थर्ड वाले की टेल से, थर्ड वाले के हेड को फोर्थ वाले की टेल से, फोर्थ वाले के हेड को
फिफ्थ वाले की टेल से एंड सो जोड़ लेना। इस प्रकार से हमारे को एक जिगजैग पाथ बन जाएगा, ऐसे फिर वापस सेकंड वाले की पूंछ पे चलेंगे, फिर ऐसे, फिर वापस थर्ड वाले के स्टार्टिंग पे चलेंगे, फिर ऐसे, इस प्रकार से पाथ बन गया। इस रास्ते में जो जो जैसे जैसे क्रम में ऑर्बिटल्स आते जाएंगे वो उनकी एनर्जी है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आएगा बच्चों, फर्स्ट एरो पे चलते हैं 1s, तो देखो यहाँ पे लिखा है 1s, और s की क्षमता होती है कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन। s की कितनी क्षमता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पे हमने ऊपर जो संख्या लिखी है वो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्षमता है, जहां पे भी s आ जाएगा उसके ऊपर 2 लिखेंगे, p में 6, d में 10 और f में 14। याद रहेगा, मैं बता चुका हूं पहले s p d और f में इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता कितनी कितनी है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले कम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो 1s है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तब तक 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं का? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बस में सवारियां चढ़ती हैं, ट्रेन में सवारियां चढ़ती हैं, तो जब तक बस में क्या होता है, जब तक कि नीचे पूरी नहीं भरेगी तब तक ऊपर नहीं चढ़ते लोग छत पे, ज्यादा भीड़ होती है तभी छत पे चढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रेन में भी है, जब तक नीचे की सीटें नहीं भरेंगी तब तक ऊपर नहीं टकते हैं लोग। ट्रेन की जो ऊपर वाली सीट होती है ना उस पे तब तक नहीं बैठते जब तक कि नीचे की भर नहीं जाती। इसी प्रकार से यहाँ पे लोअर एनर्जी पहले भरा जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल। तो सबसे पहला लो एनर्जी का ऑर्बिट 1s है, उसके बाद देखो 2s है तो 2s लिख दिया। फिर अगला सीक्वेंस में आएगा देखो 2s के बाद में, 2s के बाद में देखो इसके टिप से हमको वापस यहाँ पीछे जाना है, तो 2p3s, तो अगला देखो नीचे 2p3s, फिर 3s के बाद में 3p4s, 3p4s, फिर 3d4p5s, 3d4p5s, उसके बाद में 4d5p6s, 4 3d4p5s है ना, 3d4p5s, उसके बाद में 4d5p6s, ये देखो 4d5p6s एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम पूरा लास्ट तक ले सकते हैं। तो हमने 7p तक लिख दिया बच्चों। अब 7p तक लिख दिया और मैंने सब पे देखो s है तो 2 लगाया, p है तो 6 लगाया, d है तो 10 लगाया, f है तो 14 लगाया। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, अगर हम 7p तक पूरे ऑर्बिटल्स को भर देते हैं फुल कैपेसिटी तक, तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे। चलिए ऐड कर लेते हैं ऊपर, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 10 30, 30 और 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 6 86, 86 और 2 88, 88 और 14 बच्चों 102। देखो 100 के पार हो गया। 102 के बाद में 112 और 118, 118 से ज्यादा एलिमेंट्स ही नहीं है इसमें। हमारे प्राकृतिक के अलावा हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स भी शामिल हो गए। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा यूज होगा ना, 7p6 के आगे काम ही नहीं आता हमारा, और हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नेचुरल एलिमेंट्स का, तो 6p6 से ज्यादा काम नहीं आएगा हमारा, ठीक है कि नहीं? चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पता लग गया। तो अफबाऊ ने क्या बोला कि जब तक फॉर एग्जाम्पल इस 1s में कंप्लीटली भरा नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तब तक इसमें नहीं जाएंगे, इसमें भरने के बाद में इसमें जाएंगे, इसमें कंप्लीटली भरने के बाद में इसमें जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे की लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल सबशेल कोई खाली रह जाए और उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए। इस प्रकार से एटम अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बढ़ते क्रम में ही वो भरे जाएंगे। आप बिल्कुल जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना बच्चों, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी पे पैर रखने के लिए सबसे कम एनर्जी लगती है उसमें हम पहले पैर रखते हैं, पहले सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी पे रखते हैं, फिर तीसरी पे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले दूर से दूर जो दूर से दौड़ के आए और पहले तो छोटी सीढ़ी पे पैर रखें, फिर दूसरी पे रखें, फिर 8वीं पे रखें। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करते ना। एक डायरेक्टली हमको 0 नंबर से छठी सीढ़ी पे पैर रखने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, कम एनर्जी वाला पहले, फिर ज्यादा 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 ज्यादा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग भी इस प्रकार से होती है। तो हमको एनर्जी का क्रम पता लग गया। प्रिंसिपल का नाम है अफबाऊ प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये देखो हमारा ये किस सबशेल की क्षमता कितनी है। ऐसा सबशेल है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और बताया मैंने कि ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में समा जाएंगे। तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। पी की क्षमता है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 2 2 के 3 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके हाफ हो गए ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी जो सबशेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है 5 ऑर्बिटल में समा जाएंगे। एफ में जो है 7 ऑर्बिटल्स हैं टोटल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 7 ऑर्बिटल मिलाकर के 14, ठीक है कि नहीं? अब बच्चों ध्यान देना कि अगला जो हमारा रूल है वो है हुंड्स रूल। क्या कहता है वो कहलाता है हुंड्स रूल। तो ये रूल क्या कहलाता है? ये कहता है, यहाँ पे एक शब्द बच्चों यूज होने वाला, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ध्यान से समझते हैं इसका मतलब क्या है। वर्ड भारी भारी है मतलब, लेकिन उसका जो मीनिंग है बहुत ही सिंपल सा है।
मान लीजिए जो s हमारा सबशेल है उसमें किसी भी ऑर्बिट का हो सकता है s, भाई सभी ऑर्बिट में ही है, ये फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। p वाला सेकंड से स्टार्ट होता है, 1p नहीं होता तो 2p होता है, फिर 3p 4p। d वाला थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, 3d 4d 5d। f वाला चौथे से स्टार्ट होता है, 4f 5f 6f। ठीक है, ये सबशेल्स में अलग अलग ऑर्बिटल हो गए। अब इमेजिन कर लेते हैं हमारा जो p सबशेल है तीसरे ऑर्बिट की है सपोज, तो 3p कहलाएगी। अब उस 3p में तीन ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल है ना, तो 3p के जो तीन ऑर्बिटल है उसमें से तीनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? और हर एक ऑर्बिटल की क्षमता दो 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 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है कि नहीं? क्या पहले किसमें जाएगा? ये प्रॉब्लम वाली बड़ी बात है। ये मैं एग्जांपल ऐसे समझाता हूं आपको कि सपोज हमारा जो p ऑर्बिटल है, सपोज मैं नीचे दिखा देता हूं p सबशेल, आपको ये डायग्राम देख लेंगे। चलिए इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा p सबशेल है। तो देखो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ये डब्बे को एक ऑर्बिटल मान लेंगे। p में तीन ऑर्बिटल हो गए, d में हो गए 5 और f में हो गए कितने 14। तो इसकी क्षमता एक डब्बे में मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें दो 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 6 10 एंड 14। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये तीसरा ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? तीसरा। अब तीसरे में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हमारे पास सपोज इलेक्ट्रॉन्स की लाइन लगी हुई है। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, वो हमने सपोज इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया। तो अब दूसरा किसमें आएगा? इसी में आएगा कि अगले में जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं? क्या भाई इसी में रखना है कि अगले में रखना है, हमको ये देखना है। ठीक है कि क्या? तो अब ध्यान देंगे तो हुंड का रूल क्या कहता है? हुंड का रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी भरे जाएंगे ना, तो जैसे p है, अब p के जो तीन ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी एक समान है। एक ही ऑर्बिट का एक ही सबशेल है, उसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक समान होती है। चलिए तो ये हमारे क्या है? ये हमारे चार हमने ऑर्बिटल्स शो किए, ठीक है कि नहीं? क्या s वाला जो है इसका, इसमें देखो एक बॉक्स दिखा तो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसकी क्षमता हो गई दो इलेक्ट्रॉन्स। p वाले की कितनी हो गई? तीन ऑर्बिटल्स हैं, इसकी क्षमता हो गई तीन इलेक्ट्रॉन्स, इसकी क्षमता हो गई 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, p की क्षमता सॉरी कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स होगी, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे। इसी प्रकार से d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ऑर्बिटल्स हो गए 5। f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल्स हो गए कितने? 7। अब बच्चों किसी भी सबशेल में ये जो पूरे ना किसी भी ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए ये p है, मान लेते हैं हम ये फोर्थ को बिलोंग करता है। चलिए ये 4s है, ये 4p है, ये 4d और ये 4 है। 4 में 4 होंगे तो 4s की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा एनर्जी होगी 4p की। ऊपर हमने सीक्वेंस देख चुके हैं, 4p बाद में आएगा। तो 4p की एनर्जी s से ज्यादा है, लेकिन इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से एक ही ऑर्बिट में जो सबशेल होती है, एक ही सबशेल, उसके तीनों ऑर्बिटल्स जो है या उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी एक समान होती है। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो है, क्योंकि एक ही सबशेल को बिलोंग करते हैं, सेम ऑर्बिट को बिलोंग करते हैं, तो ये इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हो गए। ये कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहलाते हैं? डीजेनरेट। तो ऊपर देखो शब्द लिखा है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या है ये? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैविंग इक्वल एनर्जी। एक ही सबशेल है, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता वाले जो बॉक्सेस हैं, जिनमें की जिनकी एनर्जी बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हुंड ने क्या बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे एक ही सबशेल के अंदर, किसी ऑर्बिट की एक ही सबशेल के अंदर जिसमें एनर्जी बराबर है हर एक ऑर्बिटल की, तो क्या होगा? पहले वो सिंगली भरे जाएंगे। भाई इसकी क्षमता दो की दो की दो की, तो ऐसा नहीं कि दोनों पहले इसमें भर देंगे फिर दोनों इसमें भर देंगे, ऐसा नहीं है। भाई एक इलेक्ट्रॉन आया पहले इसमें भरा जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आया वो इसमें भरा जाएगा अगले में, फिर एक और आएगा वो अगले में भरा जाएगा। इस प्रकार से पहले इनको सिंगली भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन आती है पहले इसमें भरेगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, एक और आएगा तीसरे में, फिर चौथा आएगा वो वापस इसमें, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर पांचवा, फिर छठा। समझ में आ गया? तो फर्स्ट द orbitals of same energy, degenerate orbitals, they are singly filled, and only after they have been singly filled the pairing of the electrons it starts। समझ में आ गया कि नहीं? क्या उनके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा हुंड का रूल है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बोलते हैं कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में, बट किसी भी सबशेल के अंदर वो पहले सिंगली भरे जाएंगे। तो क्या कहता है? while filling of electrons in orbitals of same energy। समझ में आ गया? तो ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, समझ में आ गया? f है, मान लीजिए 4f है, तो 4f के सातों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक ही होगी। तो पहले एक 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 सिंगली भरे जाएंगे, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि दो इसमें भर दिए, दो इसमें भर दिया और बाकी के सारे खाली रह गए, नहीं, वो अनस्टेबिलिटी देता है एटम को। ठीक है, तो while filling of electrons in orbitals of same energy in a given subshell, किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन को पहले क्या है? एक 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 सिंगली भरा जाएगा इन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो। समझ में आ गया? एंड देन ओनली द पेयरिंग विल स्टार्ट। उसी के बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो बच्चों ऑर्बिट, ऑर्बिट का छोटा हिस्सा सबशेल, सबशेल का छोटा हिस्सा ऑर्बिटल। समझ में आ गया? पहला ऑर्बिट में एक ही सबशेल होगी s, दूसरे ऑर्बिट में दो सबशेल होंगी s और p, तीसरे में तीन होगी
sp d, चौथे में 4 होंगी, sp df आगे सब में 4 होंगी। ठीक है, किसी एक ऑर्बिट का कोई भी सबशेल ले ले, उसके सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे। जैसे मैंने बताया नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है, सपोज हमने ये फोर्थ ऑर्बिट के हैं चारों, तो फोर्थ ऑर्बिट के चारों में से s की एनर्जी सबसे कम होगी, लेकिन इसकी एनर्जी कम है सबसे। p के ये जो तीनों है 4p, इसकी आपस में सेम है लेकिन d से कम है। d के जो पांचों हैं ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी आपस में इक्वल है। इन f की 4f के सातों ऑर्बिटल्स इसके आपस में इक्वल है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, एक भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर इसमें 6 कैसे भरे जाएंगे, पहले इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक और, फिर इसमें एक और, फिर इसमें एक और, पेयरिंग बाद में। इसमें 10 कैसे भरे जाएंगे, पहले इसमें एक आएगा, फिर एक अगले में आएगा, फिर इसमें अगले में आएगा, फिर अगले में, फिर अगले में, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। इससे एटम स्टेबल बनता है। समझ में आ गया? ये था बच्चों फुंड का रूल, फुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहला अबोव प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, दूसरा फुंड का रूल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगली चीज को। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ये ऑक्टेट रूल क्या है, वैलेंसी क्या होती है, वो सब देखेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बच्चों किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के बाहर जमे हुए। समझा क्या? हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्बिट्स, शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। ये जो जमावड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसका जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। अगला है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्टेट रूल क्या है देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि सपोज किसी एलिमेंट में जो सबसे बाहर की शेल है, शेल मतलब ऑर्बिट, अगर सबसे बाहर के ऑर्बिट में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है वो? सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे बाहरी शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो इफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है एटम का, यदि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इट बिकम्स मोस्ट स्टेबल, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और सच एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ऐसे एलिमेंट्स को हम नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं और ऐसे 6 हैं हमारे। समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन से? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब बच्चों इस 6 में से सिर्फ 5 ऐसी गैसेस हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, कि मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, स्टेबल हो जाती है। इसका जो पहला मेंबर है नोबल गैसेस, दैट इज हीलियम। उस हीलियम में सबसे बाहर की शेल, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, बाहर की क्या एक ही ऑर्बिट है, और उस एक ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 8 नहीं हो पाते, बाकी सब में 8 हो जाते हैं सिवाय हीलियम को। हीलियम का जो सबसे भारी शेल है, मतलब एक ही है, वही सबसे भारी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही है। समझ में आ गया? तो हम इसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसको ऑक्टेट ना कहकर डुप्लेट बोलते हैं। डुप्लेट मतलब डबलेट। तो हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ भी ये स्टेबल है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सबसे भारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने पे एटम स्टेबल होता है, लेकिन हीलियम में जो बाहरी शेल है, मतलब पहली शेल ये वो फुल हो गई 2, और जब भी कोई शेल फुल हो जाती है कैपेसिटी में तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो ऑक्टेट रूल ये कहलाता है कि यदि किसी एलिमेंट के सबसे भारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है, और ये नोबल गैसेस का गुण है। और बाकी एलिमेंट जो होते हैं नोबल गैसेस जैसा बनने के चक्कर में, समझ आ गया, उनके जैसे स्टेबल बनने के चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन या देन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ताकि उनकी बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और नोबल गैसेस के जैसे बन जाए। और इसी चक्कर में कोई भी एलिमेंट के एटम के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन खो दिया जाता है या पा लिया जाता है, गेन कर लिया जाता है, या फिर आपस में शेयर साझेदारी कर ली जाती है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है बच्चों वैलेंसी। सो व्हाट इज वैलेंसी? क्या होती है वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम। किसी एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन मतलब प्राप्त कर लिए जाते हैं या खो दिए जाते हैं या आपस में साझेदारी कर ली जाती है, when it combines with some other similar or dissimilar atom, जब वो किसी दूसरे सिमिलर अपने जैसे एलिमेंट के साथ में, अपने जैसे एटम के साथ में कंबाइन होता है केमिकली, या फिर अलग डिसिमिलर एटम के साथ भी कंबाइन हो जाए। क्यों कंबाइन करते हैं ये? ताकि वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना ले। भाई 8 बन जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी सबसे अच्छा गुण है। स्टेबिलिटी मतलब होता है उनको कहीं रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परफेक्ट है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हर कोई बिल्कुल ऐसी स्टेबिलिटी चाहता है कि उनको बिल्कुल जोर जबरदस्ती से रिएक्शन न करना पड़े। समझ आ गया? एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, सो इस चक्कर में नोबल गैस जैसा बनने के चक्कर में आइदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं, लूज करने की कोशिश करते हैं, या कई बार साझेदारी कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने खोए जाते हैं, पाए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं किसी एटम के द्वारा, जब वो किसी दूसरे
सिमिलर अथवा डिसिमिलर एटम के साथ कंबाइन होता है ताकि वो नोबल गैस जैसा बन जाए कॉन्फ़िगरेशन में, ये कहलाता है बच्चों उसकी वैलेंसी। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, खोए गए, पाए गए या शेयर किए गए। क्लियर? चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं अगला, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चों अभी मैंने बताया था कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भरे जाते हैं पहले सिंगली और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो बच्चों कोई भी ऑर्बिटल है सबशेल का, जैसे मान लीजिए हमारी पी है, ये हमारी डी है, डी को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है नहीं? अब डी ऑर्बिटल जो होती है उसके मैंने अभी बताया था कि 5 है उसके अंदर, ऑर्बिटल्स कितने हैं उसके अंदर? 5 है टोटल सबशेल जो होती है उसके अंदर हमारे 10 ऑर्बिटल्स, हमारे क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हमने शो किए थे, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, जैसे ये देख लो, अब किन परिस्थितियों में ये सबशेल स्टेबल होती है, किन परिस्थितियों में ये सबशेल क्या होती हैं? स्टेबल होती है। ये कैसे पता लगेगा? ये पता कैसे लगेगा समझते हैं। ये मान लीजिए एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब कोई भी सबशेल स्टेबल 3 परिस्थितियों में होती है, या तो पूरी तरह से खाली हो तो स्टेबल है, या एग्जैक्टली आधी भरी हो अपनी क्षमता के तो स्टेबल, या फिर पूरी भरी हो। अब मुझे बताओ, एस वाला पूरा खाली मतलब खाली होने से स्टेबल है, आधा भरे होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो भी स्टेबल है, और फुल भरे होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो स्टेबल। तो ये तो हमेशा स्टेबल होगा, खाली है तो स्टेबल, 1 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल। तो एस इज ऑलवेज स्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी की बात करें, पूरा खाली है तो स्टेबल, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड तो स्टेबल। बताया था कि पहले 1-1 भरा जाएगा सिंगल, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2 और इसमें 1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड तो स्टेबल, और तीनों में डबल डबल इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल। इसी प्रकार से ये स्टेबल कब होगी मैक्सिमम? क्या? या तो सारी खाली हो, या फिर सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो 5 ऑर्बिटल्स में 5 के साथ, या फिर सब में 2-2 10 के साथ। ये कब होगी स्टेबल? या तो सारी खाली हो, या सब में एक 7 इलेक्ट्रॉन, या 14। समझ में आ गया? तो ये स्टेबिलिटी की 3 कंडीशन है, आइदर इट शुड बी कंप्लीटली एम्प्टी, और इट शुड बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और इट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। समझ में आ गया? तो ये 3 कंडीशन है स्टेबिलिटी ऑर्बिटल की, ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में बहुत सहायक है ये जानकारी। सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, 3 कंडीशन समझ में आ गई। एनी सबशेल कंटेनिंग ऑर्बिटल्स, किसी भी सबशेल में, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, किसी भी ऑर्बिट की, उसमें ऑर्बिटल्स जो भी हैं किसी सबशेल के, वो सबशेल सबसे स्टेबल किन परिस्थिति में होती है? व्हेन इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, या तो पूरी खाली हो, व्हेन इट इज कंप्लीटली फुल, या पूरी भरी हो, या एग्जैक्टली हाफ भरी हो। तो एस वाला ऑलवेज स्टेबल, पी वाला 0 के साथ, 3 के साथ, 6 के साथ, डी वाला 0, 5, 10, एफ वाला 0, 7 एंड 14। ये 3 कंडीशंस हैं जब वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अभी हम कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। आपकी बुक में 18 तक ही दिया हुआ है, बट मैं आपको कहां तक बताऊंगा? 36 तक बताऊंगा। आप ध्यान से समझ लें, वो सीक्वेंस आपके सामने रख लेंगे जो मैंने पहले लिखवाया था, किससे पहले? हुंड्स रूल के समय लिखवाया था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इस प्रकार से जो सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर का आप याद रख लेंगे, ठीक है। उसको लिख के रख लेंगे, वो यहाँ काम आने वाला है, ठीक। चलिए अब सबसे पहला हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट, सिंबल इसका H है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो 1 2 3 4 सीक्वेंस में ये, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है। अब एक एटॉमिक नंबर का मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों सबसे कम एनर्जी वाला जो हमारा सबशेल है वो है 1s, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s ही होता है, ठीक है। और उसमें 2 की क्षमता है, तो 2 में से उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1 आ गया तो जितने इलेक्ट्रॉन है हम उसमें ऊपर लिख देंगे संख्या, तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये मैं बाद में बताऊंगा राइट साइड वाला क्या किया। शुरू में मैं आपको 10 समझा रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। 10 समझा रहा हूँ, उसके बाद ये बता दूंगा बाद में क्या। तो हमने लिख दिया 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। चलिए अब हीलियम में चलते हैं। हीलियम कैसे बनेगा? उसमें हमको एक और इलेक्ट्रॉन रखना है, एक के अलावा एक तो आएगा हाइड्रोजन में, अगर एक और इलेक्ट्रॉन हम अरेंज कर देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो हीलियम बन जाता है। अब जो सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हमारा s में चला जाएगा, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन की क्षमता है? 2 इलेक्ट्रॉन की, मैंने बताया था। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो पहले हमने 1 भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी में क्षमता है, और ये सबसे कम एनर्जी वाला है। तो पहले जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तो 2 सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने किसमें भर दिया? इसमें भर दिया। तो ये हो गया 1s2। तो 1s1 1s2। अब फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। जैसी ऑर्बिट बदल जाएगा तो हम यहाँ कॉमा लगा देंगे। समझ में आ गया? तो सेम ऑर्बिट चल रहा है तब तक हम उसमें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 था। समझ में आ गया? तो फिलहाल तो यहाँ 1-1 ही ऑर्बिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब असली में प्रोग्राम चालू होता है थर्ड एलिमेंट से। तीसरा एलिमेंट हमारा लिथियम है, तो लिथियम के अंदर एटॉमिक नंबर हमारा 3 है बच्चों, 3 है। तो इसमें
दो सब शेल होंगी हमारी। फर्स्ट ऑर्बिट में तो s होगी 1s और सेकंड वाले में क्या होगी 2s। समझ में आ गया? फर्स्ट वाले में होगी 1s और सेकंड वाले में क्या होगी 2s। समझ में आ गया? क्योंकि सेकंड वाला जो ऑर्बिट है उसमें s और p दोनों ही है, लेकिन इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 ही है तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तो पहला जो ऑर्बिट है उसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए तो 3 में से 2 तो हो गए। अब कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो 1 इलेक्ट्रॉन अगले सबशेल में जाएगा 2s में जाएगा। अब और हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देख चुके हैं एनर्जी का 1s 2s 2p 3s 3p, तो आप लिख के रख लेंगे। तो 1s के बाद में क्या आएगा 2s। तो देखो मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको, ये हमने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था ये कहां लिखा था, ये देखिए ठीक है। 1s जब पूरा भर जाएगा तो फिर 2s की बारी आएगी, 2s भर जाएगा तो फिर 2p की आएगी, फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ये सीक्वेंस आप लिख के रख लेंगे। ज्यादा नहीं, आप 4p तक लिख के रख लो, 4p से ज्यादा यूज नहीं होगा आपका, शुरू के 7-8 सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा काम आने वाला है वहां भरने के लिए, ठीक है। तो जब 1s का पूरा हो गया तो फिर हमने 2s चालू कर दिया, फिर 2p चालू कर देंगे जब 2s भर जाएगा तो हमारा, ठीक है। चलिए तो लिथियम में हमने क्या कर दिया बताओ? तो लिथियम में देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 में से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में 2, तो तीसरा जो बच गया वो 2s में जाएगा और 2s की क्षमता 2 की है तो लेकिन उसमें से 1 ही आएगा, तो ये हो गया 1s2 2s1। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट ये रहा, देखो 1 लगा ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट इतना था, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है 2, कॉमा कॉमा मतलब ये अगले ऑर्बिट के है, तो अगले सेकंड ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है s सबशेल में, तो 1 2 1 क्लियर है। चलिए अगला है हमारा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 4 है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? 1s में 2 और 2s में 2। समझ आ गया कि नहीं? क्या तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो 2, कॉमा सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हो गए 2 तो ये 2। तो यहाँ पे बच्चों पूरे ऑर्बिट के इकट्ठे करके रखना है, यहाँ सब शेल में डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और एक ही ऑर्बिट में अलग अलग सब शेल हो सकती है, ये क्लियर है? 2 और 2। चलिए अब देखो सेकंड सब शेल पूरी भर गई, सेकंड ऑर्बिट में 2s भर गया। अब 2s के बाद नंबर आता है 2p का, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। चलिए बोरोन एटॉमिक नंबर 5, अब 5 में से तो ऊपर वाला तो एक बार रिपीट करना ही करना है, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और डालना है, भी 4 हो गए, 4 की जगह 5 रखना है। तो देखो ये 2 तो ऐसे कैसे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब 2s तो भर गई पूरी क्षमता, अब 2s के बाद किसका नंबर आता है 2p, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो बट यहाँ पे तो एक ही तो एक्स्ट्रा है, 4 से एक ही तो एक्स्ट्रा है 5, तो एक एक्स्ट्रा 2p में आ जाएगा। समझ आएगा? 2p1 आ जाएगा यहाँ पे। तो p के जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स उसमें से एक में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो ये हो गया बच्चों 2p के अंदर 1 आ गया, ठीक। अब बताओ ये कैसे लिखा हमने? ये ओल्ड फैशन है, ये पुराना फैशन है, इससे हम क्या 18 तक ही लिख पाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये हमने लिख दिया 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए? देखो इकट्ठे कर लेना पूरे सेकंड के इकट्ठे, 2 और 1 3 हो गया मिला करके। देखो ये भी 2s है, ये भी 2s है, सेकंड ऑर्बिट में है ना, ये दोनों सबसे सेकंड ऑर्बिट को बिलोंग कर रही है, तो क्योंकि दोनों के साथ 2 लगा हुआ है 2s 2p, तो ये 2 और 1 मिला के 3 हो गए, तो कॉमा लगा दिया हमने 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं कार्बन पे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ देखो सिंबल गलत लिख दिया गया है, ये हमारा आएगा कार्बन। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ आएगा हमारा नाइट्रोजन और यहाँ आएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। सिंबल उल्टे पुल्टे हो गए हैं। चलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। अब 6 का मतलब हो गया इतना तो आएगा ही आएगा, ये तो 5 है, तो एक और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने वाला है छठा, वो पी में आ जाएगा, क्योंकि पी में क्षमता कितनी 6 इलेक्ट्रॉन की, तो जब तक इसमें 6 पूरे नहीं होंगे इसी में आते जाएंगे। तो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी एक ऑर्बिटल में आया, अगला एक और में जाएगा, फिर एक और में जाएगा, फिर दोबारा पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बस पी में एक और बढ़ा देना, तो पी कितना हो जाएगा 2। अब हम पी में एक बढ़ाते जाएंगे जब तक पी में 6 नहीं हो जाते, क्योंकि पी की क्षमता कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो यहाँ पे पी में कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। फिर अगले में पी में 3 हो जाएंगे, फिर एक और बढ़ेगा पी में 4, फिर पी में 5 और पी में 6, तो एक एक करके पी में बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो देखिए P6 तक हमने लिख दिया यहाँ, ठीक। तो बोरॉन में हमारा P1 था, P स्टार्ट हो गया, उसके बाद कार्बन में 2p2, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5, नियॉन में 2p6। अब देखो 2p, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में s और p होता है, s पूरा कंप्लीट 2 भर गया, p पूरा 2 भर गया। अब राइट साइड में देखते हैं क्या लिखा जा रहा है, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2, दूसरे ऑर्बिट में 3 है, तो कॉमा लगा के 3 लिख दिया। यहाँ देखो s में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है 2, और ये देखो 2s और 2p इकट्ठे मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ 4 लिख दिया। इसमें देखो सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कॉमा के आगे 5 है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, कॉमा के आगे 6 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कॉमा के आगे 7 है, 5 और 2, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, कॉमा के आगे 8 है। अब मुझे बताओ ध्यान से बच्चों, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने ऑक्टेट रूल। ये हीलियम में एक ही शेल है, एक ही शेल है, और उसकी क्षमता 2 ही है, 2 फुल हो गई, जैसी फुल हो गई सबसे बाहरी शेल एक ही तो है,
फुल होते ही नोबल गैस बन जाता है वो, तो इसको डुप्लेट कहा जाता है, तो ये स्टेबल हो गया। अब नियॉन में देखो बच्चों दो ही ऑर्बिट है भाई, दो ही ऑर्बिट है, एक तो पहला ऑर्बिट है, एक दूसरा ऑर्बिट है, तो दूसरा ऑर्बिट फुल हो गया। देखो इसमें क्या हो गए, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आउटरमोस्ट शेल शेल तो ये दोनों जो सब शेल है ये एक ही शेल की है, तो सेकंड ऑर्बिट की है ये, और सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये बच्चों नोबल गैस है। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जैसे ही लास्ट शेल में 8 हो जाते हैं आखिरी ऑर्बिट में, मतलब वो नोबल गैस हो जाती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी जो एलिमेंट्स है वो इसके जैसा बनना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं बीच के, लिथियम से लेकर के कहां तक, फ्लोरीन तक। ये नोबल गैसेस नहीं है, समझ में आ गया। इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने आउटरमोस्ट शेल में नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए लिथियम की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, हीलियम जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पा लेना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 भाई, एक ले लेगा कहीं से तो किसके जैसा बन जाएगा, ये हीलियम जैसा बन जाएगा। ये एक साझेदारी भी कर लेगा तो भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर करेगा तो हीलियम जैसा बनेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, हीलियम की को कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना, लेना देना नहीं है, इसकी वैलेंसी 0, तो नोबल गैसेस की वैलेंसी होती है 0। लिथियम देखो, अब देखो ये लिथियम जो होता है बच्चों, इसके पास बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये हीलियम जैसा बने या ये बने नियॉन जैसा। हीलियम जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और नियॉन जैसा बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से छीनने पड़ेंगे, हड़पने पड़ेंगे। तो ज्यादा आसान काम है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हीलियम जैसा बन जाता है, इसकी वैलेंसी बच्चों 1 है। बेरिलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के मुकाबले, क्योंकि या तो 2 लूज करे तो हीलियम जैसा बनेगा, 6 गेन करे तो क्या बनेगा, नियॉन जैसा। तो बच्चों बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो है 2। इसी प्रकार से बोरॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम जैसा बनना ज्यादा आसान है, 5 गेन करना मुश्किल है, वैलेंसी इसकी है 3। कार्बन बच्चों देखो बराबर दूरी पर है, हीलियम से 4 आगे है और 4 ही कम है ये नियॉन से, समझ में आ गया। 6 नंबर पे आता है ना, तो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएंगे नियॉन जैसा, और 4 खो दे तो ये ना तो खोता है ना पाता है। कार्बन स्पेशल एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है। 4 अलग अलग एलिमेंट्स ऐसे चुनता है जो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें, तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन उनको शेयर करवा देता है, उनके 4 खुद शेयर कर लेता है। तो उनसे जब इसको 4 साझेदारी में मिल जाएंगे तो इसके खुद के 4 और उनके 4 मिलाकर के 8 हो जाएंगे, नोबल गैस जैसा बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, नियॉन जैसा बन जाएगा। शेयरिंग करके ये कंपाउंड्स बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब नाइट्रोजन देखो बच्चों, ये हीलियम से काफी दूर हो गया, हीलियम जैसा बनने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन खो देने पड़ेंगे, और नियॉन जैसा बनने के लिए इसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी बच्चों 3 होती है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नियॉन जैसा बनेगा, इसकी वैलेंसी 2 है, हमने पढ़ा भी ऑक्साइड आयन 2 माइनस, और फ्लोरीन फ्लोराइड आयन -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये नियॉन जैसा बन जाता है। तो समझ में आ गया वैलेंसी कैसे निकाली हमने। तो वैलेंसी हमने कैसे निकाली, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, मतलब शुरू के जो 4 है नोबल गैस के अगले जो होते हैं स्टार्ट, नोबल गैस से स्टार्ट होकर अगले 4 एलिमेंट की वैलेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4। उसके बाद आगे की वैलेंसी कैसे निकलेगी, 8 में से ये नंबर घटा देना, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, 8 में से 8 गया तो 0। समझ में आ गया। तो शुरुआत वालों की वैलेंसी कैसी है, 1 2 3 4, फिर 4 से वापस घटने लगेगी, 3 2 1 0, तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 3 2 1 0, ये बच्चों इनकी वैलेंसी है। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी, समझ में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, खोता है या शेयर करता है कोई भी एलिमेंट जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम 2 8 तक पहुंच गए। अब बच्चों दूसरे ऑर्बिट में 2 ही सबशेल होती हैं, s और p, और दोनों भर गई है। अब बात हो तीसरे की। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया 11वें नंबर पे सोडियम में, तो वो तीसरे ऑर्बिट में जाएगा। तीसरे ऑर्बिट में अगेन 3 सबशेल है इस बार, s p d, तो s 3s में जाएगा, 3s के 2 भर जाएंगे, 3p में जाएगा, 3p के 2 भर जाए 6 भर जाएंगे, फिर 3d में जाना चाहिए। समझ में आ गया। लेकिन 3d से पहले 4s की एनर्जी कम है, तो देखते हैं आगे सोडियम में क्या होता है। चलिए नियॉन को मैं दिखाते रहता हूँ साथ में। ठीक, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 का मतलब हो गया 10 तो ऐसे कैसे भरे जाएंगे, तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गया। और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों तीसरे ऑर्बिट में आएगा। तीसरे ऑर्बिट का जो पहला सबशेल है वो कौन सी है, 3s है, तो 3s की क्षमता 2 की है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, फिर मैग्नीशियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 12 नंबर, तो s में एक और आ गया, तो 3s2 हो गया। समझ में आ गया। अब s खत्म हो गया पूरा, अब s के बाद में किसका चालू हो जाएगा नंबर, थर्ड ऑर्बिट में p सबशेल का चालू हो जाएगा। p की एनर्जी उससे ज्यादा है, तो p में 6 तक आते हैं, तो अभी देखो 3p1 में चालू हो गया, अगला 3p1 में आ जाएगा। क्लियर। तो एल्यूमिनियम में जो टोटल क्या है हमारे एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, 13 है, तो 13 है तो क्या हो जाएगा बताओ। मैग्नीशियम की तरह 12 इलेक्ट्रॉन देखो शुरू के यहां तक आ गए, 1s2 2s2 2p6 3s2,
और जो 13th इलेक्ट्रॉन है वो 3p1 में आ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखेंगे, अपने सामने लिख के रख लेंगे, इजी है। ठीक है, अब p की क्षमता कितनी है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन तक की है। ठीक है, तो अगला सिलिकॉन में एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 3p में एक की जगह 2 हो जाएगा, फिर फास्फोरस में 3p3, ऐसे 3p6 तक चलते जाएंगे। समझ में आ गया कि तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, अगला 3p2 3p3, तो मतलब यहाँ तक तो 13 इलेक्ट्रॉन है। 14th वाला में एक इसमें बढ़ा देना, 15th वाले में एक इसमें बढ़ा देना। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए, तो सोडियम से वापस स्टार्ट कर लेते हैं हम। नियॉन में 2s हो गया, तो अब देखो बच्चों सोडियम में पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2, अगले में देखो 2s और 2p है, सिर्फ 2 वाले, सेकंड ऑर्बिट के 2 ही सबसे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और 6 8 लिख दिया। और तीसरे ऑर्बिट के कोमा लगा के अलग लिखना है, इसमें एक ही है, 1 आ गया। समझ में आ गया? तीसरा तो ये बिलोंग करता है, इसमें 3 अलग अलग ऑर्बिट्स हो गए, तो कोमा से हमको ये भी पता लग जाता है कितने ऑर्बिट है इसमें। ठीक है, और बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, तो ये 2 आ गया। एल्यूमिनियम में 2, फिर 8 3, तो ये 3 आ गया। सिलिकॉन 2, अगले में 8, फिर 2 2 4, तो 2 8 4। समझ में आ गया, 3 ऑर्बिट में। फिर फास्फोरस में पहले ऑर्बिट में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 5, तो ये हो गया बच्चों 2 8 5। क्लियर है? इसी प्रकार से फास्फोरस के बाद में आ जाएगा हमारा क्या, सल्फर। तो हम नोबल गैस तक एक बार देख लेते हैं। चलिए, सल्फर आ गया कितना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6 हो गया टोटल। तो पिछले वाले में 3p3 तक था, फिर यहाँ 3p4 आ जाएगा, अगले में 3p5, 3p6 तक पहुंच गए बच्चों, आर्गन तक पहुंच गए। अब यहाँ गौर करेंगे तो इसमें देखो 2 आ गया, इसमें आ गया 8 और इसमें आ गया 6, 2 8 6, अगले में एक बढ़ गया लास्ट वाले में, तो 2 8 7, फिर एक बढ़ गया तो 2 8 8 आ गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों तीसरा जो ऑर्बिट है उसमें फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अभी हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल क्या कहता है, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है वो एलिमेंट, वो नोबल गैस कहलाता है। तो ये हमारा आर्गन, हमारा तीसरा नोबल गैस है। हीलियम के बाद में हीलियम, नियॉन, तीसरा है आर्गन। अब आर्गन और नियॉन के बीच के हमारे जो एलिमेंट्स है 7, उनको देख लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर है कितना, 18। ठीक है, अब हम गौर करें सोडियम पे। ये सोडियम बच्चों इसका निकटतम नोबल गैस नियॉन है। नियॉन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी 1, ये 2 लूज करेगा इसके जैसा बनने के लिए, वैलेंसी 2, ये 3 करेगा, वैलेंसी 3। अब देखो 4, ये जितना दूर नियॉन से उतना ही दूर आर्गन से है। 4 ले लेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 दे देगा तो इसके जैसा हो जाएगा, वही 4 दे देगा तो ये खत्म, ये 8 2 8 बचेंगे। तो सिलिकॉन बच्चों कार्बन के जैसे ही है, इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लेता है ना देता है, शेयर करता है। फॉस्फोरस जो है बच्चों ये दोनों काम कर सकता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है इसके साथ बनने के लिए, 3 पा भी सकता है। 5 क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तीसरे ऑर्बिट में, और तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर होता है, तो इतना ज्यादा स्ट्रांगली टाइटली बाउंड नहीं है, ये पांचों लूज भी कर सकता है और ये 3 गेन भी कर सकता है। समझ आ गया कि नहीं? का नाइट्रोजन जो था बच्चों इससे पहले उसमें बाहर 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो लूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, वो सेकंड ऑर्बिट के 5 है। सेकंड ऑर्बिट में से उसको लूज करना मुश्किल होता है, तीसरे ऑर्बिट में लूज करना कहीं आसान है। तो बच्चों फास्फोरस की डबल डबल वैलेंसी है, इसकी 3 भी होती है और 5 भी होती है। इट कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम लाइक नियॉन, इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम लाइक आर्गन। समझ में आ गया? इसकी डबल वैलेंसी है। उसके बाद हम चलते हैं फास्फोरस के बाद में सल्फर। सल्फर मतलब एटॉमिक नंबर कितना, 16, तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 2 ही है, मतलब नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, गेन करके इसके जैसा बनता है। कभी कभी ये 6 लूज भी कर सकता है, तो 6 भी आती है कुछ कुछ कंपाउंड्स में इसकी वैलेंसी। फिर क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, ये आर्गन जैसा बन जाता है, तो इसलिए इसको -1 इसके बोलते हैं, तो वैलेंसी इसकी 1 होगी। समझ में आ गया बच्चों? तो हम पहुंच गए कहां तक, आर्गन तक नोबल गैस हमारा क्लियर है, 3 ऑर्बिट कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले चीज। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है बच्चों। ठीक है, 3s के बाद में बच्चों अगला नंबर आता है 3p का। 3s के बाद किसका नंबर आता है, 3p का। भाई एनर्जी में तीसरे ऑर्बिट में 3 सेक्शन होती है हमारी, s p और d, तो 3s ही भरी अभी तक, और 3s का 3p भर गया। 3p के बाद में नंबर आना चाहिए किसका, वैसे तो 3d का आना चाहिए, बट लेकिन बच्चों 3d की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, 4s की ज्यादा होती है। 4s की कम होती है, 3d की ज्यादा होती है। मतलब समझ रहे हो, मतलब तीसरे ऑर्बिट का जो हमारा डी सबशेल है, 3s 3p 3d, तो कायदा तो कहता है डी में आना चाहिए, बट 3d जो होता है ना वो न्यूक्लियस से दूर है, और जो चौथे ऑर्बिट की जो पहली सबशेल है 4s वो नजदीक है न्यूक्लियस के। मतलब समझे, ओवरलैपिंग हो गई। चौथे ऑर्बिट की एस सबशेल नजदीक होती है न्यूक्लियस के, और तीसरे ऑर्बिट की डी दूर होती है। तो बच्चों 3d की एनर्जी कहीं अधिक है 4s से, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आपको सीक्वेंस दिखा दूं मैं, 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, तो पहले 3d में नहीं जाएगा, 4s पहले 3d बाद में। सीक्वेंस ऊपर देखा था हमने, ये देखिए 4s पहले है
और 3d बाद में। तो पहले 4s के अंदर 3p खत्म हो गया हमारा आर्गन तक, 18 आ गए ना, 18 के बाद में पहले 4s भरा जाएगा, उसके बाद 3d का नंबर आएगा, फिर 4p का आएगा। तो 4s और 3d याद रखेंगे, ठीक है। पहले 4s भरना है हमको 19 नंबर से, पोटेशियम से, फिर आएगा 3d का नंबर। चलिए, तो अभी पोटेशियम में देख लेते हैं। अब बच्चों ये इतनी ज्यादा लंबा हो गया मामला, इतना बार बार हम रिपीट करें, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट हमने एक तरीका निकाल लिया। आर्गन तक हम पहुंच गए 18 नंबर तक। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको सिंबॉलिकली मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा AR, मतलब आर्गन तक का, इसको 18 मान लिया जाए। तो इतनी लंबी चीज को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको 18 तक मान लेंगे, इसको 18 मान लेंगे। तो देखो ये पूरी चीज हमने मान लिया, ये रहा ब्रैकेट में 18, आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, रिपीटेड है। अब इसके बाद मैंने बताया था क्या आना चाहिए, वैसे तो 3D आना चाहिए, लेकिन 3D की एनर्जी ज्यादा है, वो बाद में भरा जाएगा, पहले 4s भरा जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो हमने लिख दिया 4s। अब 4s की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 के बाद में, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s1 में आएगा। अभी क्योंकि चौथा ऑर्बिट चालू हो गया, तो देखो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 8 ऊपर के जैसे ही 3 ऑर्बिट हो गए, और चौथा जो ऑर्बिट है वो हमारा चालू हो गया 4th ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 4s1, तो 2 8 8 1। समझ में आ गया। चलिए ध्यान देना बच्चों, तीसरा ऑर्बिट अभी बाकी है, 3s2 3p6 3d के 10 बाकी हैं, तो अभी तीसरे में आना बाकी है, लेकिन ये तीसरे में इससे पहले कि डी में भरे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलिए कैल्शियम पे आ गए, तो आर्गन 18 वैसे के वैसे 3p6 तक, और 4s में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4s2 हो गया। तो ये आ गया बच्चों 2 8 8, ये तो आर्गन का हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हमको ऐसा लग सकता है कि 2 8 8 3 2 8 8 4 ऐसा नहीं आएगा। अब s भर गया कंप्लीट, अब 4s के बाद में किसका नंबर आएगा, 3d का। और 3d बच्चों तीसरी शेल जो है, तीसरा ऑर्बिट जो है वो ये है। अब यहां बढ़ेंगे, वो 2 वहीं रहने वाला, यहां बढ़ेंगे, 8 के अंदर बढ़ते जाएगा। अब समझना ध्यान से, हमारा 21वां नंबर जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम है, 21 नंबर क्या है, स्कैंडियम है। अब स्कैंडियम में देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन, 18 के बाद में 3s और आ गया, तो वैसे एनर्जी इसकी ज्यादा है, लेकिन मैं इसको क्योंकि सीक्वेंस में लिखना है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। तो 4s2 ये भरा है पूरा, 20 हो गया, तो ये 2 हो गए 20, तो 18 और 2 20। अब जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो आएगा 3d में, तो 3d1 आ गया हमारा। समझ में आ गया कि नहीं, कि भाई 18 और 2 20 हो गए, ये कैल्शियम जैसा हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएगा, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, तो 3d, और 3d में कितना हो गया 1। तो बस क्योंकि पिछले ऑर्बिट में आ रहा है मैंने 20 में लिख दिया, अदरवाइज एनर्जी ज्यादा बाद में भरा जाएगा, तो 3d1। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे बच्चों, तो डी में ऐड होते जाएगा, डी में टोटल 10 की क्षमता है, 5 ऑर्बिटल्स है, तो पहले डी के पहले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सिंगल ही 5 में आ जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अभी कायदा कहता है कि अगले जो 10 एलिमेंट्स है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, उसमें क्या होना चाहिए, D1 फिर D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक भरा जाना चाहिए, कायदा कहता है। तो चलिए होना क्या चाहिए मैं वो बता दूं, और फिर कहां गड़बड़ हो रही है मैं वो बताऊंगा। स्कैंडियम में डी में 1 में आ गया, ठीक है, ये बाद में देखेंगे इधर वाला चीज। अब टाइटेनियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 22 नंबर, तो एक और बढ़ गया, तो डी में एक और बढ़ गया, तो डी में 10 तक की क्षमता, तो एक और आ गया 3d2 हो गया। फिर वेनेडियम में देखो ध्यान से 3d3 हो रहा है। फिर वेनेडियम के बाद में देखेंगे अगला क्या है, वेनेडियम के बाद में आ रहा है हमारा क्रोमियम, देखिए टाइटेनियम में 2 हो गया, फिर वेनेडियम में एक और बढ़ गया, ये वेनेडियम बच्चों क्या है, ये है 23 नंबर है, तो यहाँ 3 आ गया, 24 नंबर, यहाँ 4 आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो थोड़ी देर के लिए टाइम बीइंग के लिए इसको हम एक बार थोड़ा सा शेड कर लेते हैं, ये गड़बड़ आया हमारा, ठीक है कि नहीं, क्या ये गड़बड़ आया। फिर मैंगनीज हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 5 ही है। आयरन 6 आना चाहिए, 6 ही है। कोबाल्ट में एक और बढ़ गया, 7 आना चाहिए। निकल में 8 आना चाहिए। कॉपर में 9 आना चाहिए। ये देखो यहाँ 10 क्या कर रहा है, ये गड़बड़ आया। और देखो एस में भी कुछ अदला बदली हुई है, यहाँ 1 आया, बाकी सब जगह 2 2 भर गया था, ये 1 का ये 1 कैसे हो गया, यहाँ पे भी देखो 1 कैसे हो गया, तो ये भी थोड़ा सा एक हमारा गड़बड़ वाला मामला है। तो क्रोमियम में कहीं गड़बड़ हुई है, कॉपर में कहीं गड़बड़ हुई है। उसके बाद जिंक में 10 आना चाहिए, 10 आ गया, समझ में आ गया। तो अभी हम जिंक तक डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमियम की। बच्चों मैंने बताया था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं सेम एनर्जी वाले होते हैं, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले सिंगली भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, फिर टाइटेनियम में कितने हो गए 2, फिर वेनेडियम में कितने हो गए 3, फिर क्रोमियम में कितने हो गए 4। अब क्रोमियम में 4 होते ही बच्चों ध्यान देना, क्रोमियम में अगर हम 4 भर देते हैं, ठीक है, पर तो कायदा तो कहता है कि यहाँ 3d कितना होना चाहिए था 4, और 4s होना चाहिए था 1। समझा क्या, 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, तो 3d में 4 होना चाहिए, 4s में 1 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं 3d में 4 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ और 4s में रखता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन,
तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ तो 4s ऑर्बिटल स्टेबल है, लेकिन 3d में 4 ऑर्बिटल है ना। अब 3d में ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि 4 के साथ वो हाईली अनस्टेबल है, और अनस्टेबल जो होता है हाई एनर्जी स्टेट होती है। तो जो d के जो 4 ऑर्बिटल है ना 5 में से, वो चारों में एक इलेक्ट्रॉन है ही है, और s में से एक इलेक्ट्रॉन कूद के d में आ जाता है। तो d पता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया। मैंने बताया था स्टेबिलिटी के 3 फैक्टर्स, या तो वो पूरा खाली हो, या आधा भरा हो, या कंप्लीटली भरा हो। तो यहां देखो आधा भरने से सिर्फ एक की कमी है, 4 हो गए थे ना यहाँ पे, तो उसको आधा भरने के लिए क्या है, s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के d में चला जाता है। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, d के जो ऑर्बिटल से पांचों हाफ भर गया, d सबसे पूरी हाफ भर गई एग्जैक्टली। हाफ भरने से वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस को ऐसी चीज पसंद है। तो ये अब हम बोल सकते हैं कि भैया ऊपर क्यों नहीं जंप मारा, तो देखो यहाँ पे इसमें से एक कूदने से देखो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने बताया था एस वाला विल ऑलवेज बी स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है, आधा है, 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली भरा है तो भी स्टेबल है, और बिल्कुल खाली है तो भी स्टेबल है। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाने से ये परफेक्टली हाफ होता है, तो ये काफी स्टेबिलाईज हो जाता है, इसकी एनर्जी बहुत घट जाती है। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा प्रेफर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अच्छा ऊपर कूदने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से एस से एक यहाँ कूदा भी दे, तो मुझे बताओ ये लो एनर्जी ऑर्बिटल है, इसमें से एक कूदाऊंगा ना, तो ये हाई एनर्जी स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 के साथ भी अनस्टेबल ही है, क्योंकि एग्जैक्टली आधा तो हुआ नहीं, तो यहाँ कूदने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, हम वो काम नहीं करेंगे जिसका फायदा नहीं होता हो। समझ में आ गया? हम वो काम नहीं करेंगे जिसका फायदा नहीं होता। मुझे बताइए, अगर सपोज आपको बोले कि भैया आपको परीक्षा देनी है लेकिन आपको 0 ही मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, तो मुझे बताओ परीक्षा ही क्यों दोगे जब पता ही है 0 मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि भाई कूदने का जब फायदा ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं मारेगा। समझ में आ गया? लो एनर्जी स्टेट को छोड़ के हाई एनर्जी स्टेट में जंप नहीं मारेगा। यहाँ जंप मारने से पता है उसकी एनर्जी बहुत घट जाती है और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो रहा है। समझ में आ गया? तो सिर्फ जंप वही लगेगा जब आधा होने में या पूरा होने में एक की कमी हो। तो यहाँ आधा होने में 4 थे, आधा होने में एक की कमी है, तो यहाँ एस से निचले ऑर्बिटल से एक जंप मार के यहाँ आ गया। समझ में आ गया? ऊपर तीनों जगह जंप नहीं लगेगा। तो यही इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होना चाहिए था 3d4 4s1, लेकिन है क्या 3d5 4s1। समझ में आ गया? तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए क्रोमियम में। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद मैंगनीज। अब एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ाना। अब एक इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ, मैं यहाँ पे भी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। अगर यहाँ पे बढ़ाऊंगा 3d6 में, तो फिर हाफ से छिड़ गया ये। तो अभी दो संभावना है, दोनों में से कहीं पे भेज सकता हूँ। तो 3d6 यहाँ पे भेजने की जगह मैं यहाँ डालूंगा तो ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो भी ये स्टेबल ही रहेगा। तो समझ में आ गया? बट डी में डालने से 6 हो जाते हैं, तो हाफ जो था वो गड़बड़ हो जाएगा, हाफ नहीं बचेगा, 6 आ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसी में डाल देता हूँ ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो स्टेबल ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर एस में जाएगा पहले। समझ में आ गया? अब ये हमारा मैंगनीज का हो गया 3d5 4s2। अब अगले इलेक्ट्रॉन वापस डी में बढ़ने चालू हो जाएंगे। अब डी में 6 आ जाएगा, ये अनस्टेबल ही है, तो यहाँ जंप मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कंप्लीटली भर नहीं सकता। तो 3d6 आयरन का, फिर कोबाल्ट का 3d7, निकल का 3d8। अब सुनना बच्चों, कॉपर में होना क्या चाहिए 3d9, लेकिन जैसे यहाँ 3d9 हो जाता है तो देखो पूरा भरने में एक की कमी है। समझ में आ गया? तो 9 यहाँ संभव नहीं है। जैसे ही 9 हो जाते हैं ना, तो एस में से एक कूद करके उसको कंप्लीटली फिल कर देता है, दोबारा स्टेबिलिटी आ जाती है। और यहाँ पे एस में से एक कूदेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लो एनर्जी स्टेट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3d9 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होगा कि यहाँ से एक जंप मार के इसको स्टेबिलाईज कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? और उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 4s में जाएगा। समझ में आ गया? डी फुल हो गई। तो अब बच्चों इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार से होगा। स्कैंडियम से ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो आर्गन का 18 और कैल्शियम में 2 भर गए थे 4s2। अब बच्चों 3d स्टार्ट हो रहा है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, तो सबसे पहले 3d में 1 आया। अब ये थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट हमारा ये है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो पहले 2882 था, पिछले वाले में क्या था देखो 2882 था ना कैल्शियम में, तो स्कैंडियम में एक बढ़ गया, तो एक हमारा बच्चों तीसरे ऑर्बिट में बढ़ रहा है, देखो थर्ड ऑर्बिट, तो हम यहाँ बढ़ाएंगे 8 की जगह 9, फिर यहाँ d2 हो गया 10, d3 हो गया तो तीसरे में 11, d4 नहीं आ रहा यहाँ पे, d क्या नहीं आ रहा 4 नहीं आ रहा, d कितना हो गया 5 हो गया, तो 11 से देखो सीधे यहाँ 2 बढ़ गए तो यहाँ 13 हो गया, और s में 1 हो गया, चौथे ऑर्बिट में 1 हो गया। मतलब समझेगा? तो कायदे से यहाँ तो होना चाहिए था d में 4 बढ़ना चाहिए था, 4 बढ़ने से यहाँ 12 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से कूद के इसको 13 बना रहा है। समझ में आ गया? तो d के टोटल कितने हो गए बच्चों? जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें भी पहले 8 थे, और 8 और ये 5 जुड़ के 13 हो जाते हैं, और
चौथे वाले ऑर्बिट में एक ही बचता है तो एक हो गया, फिर अगले वाले में यहाँ उतने ही रहते हैं 13 के 13, इसमें एक बढ़ रहा है चौथे में, यहाँ चौथे में कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, गलती से 1 लिखा गया, यहाँ करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, समझा के 2 हो गया ना देखो चौथे में, तो ये आ गया हमारा मैंगनीज का, ठीक है। तो देखो आर्गन का 18 और 5 23 और 2 25, ये 25 हो गया, तो यहाँ पे क्या है, इसके मुकाबले देखो ये थर्ड ऑर्बिट में 13 है, फोर्थ में एक एक्स्ट्रा हो गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया। अब आयरन में क्या होगा, एक बढ़ गया डी में, तो यहाँ देखो 14 हो गया, ये 2 ही है, यहाँ देखो एक और बढ़ गया 15 हो गया, एक और बढ़ गया 16 हो गया। अब यहाँ पे इससे यहाँ आएंगे तो एक तो यहाँ बढ़ रहा है 9 कर रहा है इसको, और एक यहाँ से जंप मार के इसको 10 कर रहा है, इससे ये 2 बढ़ गया तो 16 के मुकाबले 2 हो गया, और यहाँ 2 से क्या हो गया 1 हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों कॉपर के बाद में लास्ट हमारा जिंक आ जाएगा, तो जिंक में वापस से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एस में जाएगा, तो ये वापस 2 हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d4 4s2, बट ऐसा न हो करके 3d5 4s1 है, क्यों है तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जो डी सबशेल होती है, डी ऑर्बिटल्स है, वो जब अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो ज्यादा स्टेबल होता है वो, और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो हमारा 4s ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के 3d में आ जाता है, क्रोमियम में हाफ फील्ड बनाने के लिए और कॉपर में कंप्लीटली फील्ड बनाने के लिए, जिससे कि ज्यादा स्टेबिलिटी पा सके एटम, समझे। बाकियों में जंप मारने का फायदा होगा नहीं, तो वहां कूदता नहीं है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है थोड़ा सा हट के है। तो इसका मतलब डी में जो एग्जैक्टली हाफ होता है डी, उससे एक कम संभव नहीं है, तो डी में एग्जैक्टली हाफ कितना होता है 5, तो 5 से कम 4 नहीं आता इसमें कभी, और डी कंप्लीट होता है 10, तो 10 से एक कम 9 नहीं आता, इसमें 9 नहीं आएगा, D9 नहीं आएगा, D4 नहीं आएगा, समझ आएगा। जैसे D4 हो जाएगा एक एस में से कूद के D5 बना देगा, 2 बार D5 रिपीट होंगे, जैसे 9 हो जाएगा एक कूद करके उसको 10 बना देगा, तो 2 बार D10 रिपीट होंगे, एस में यहाँ 1 और 2 आएगा, समझ में आ गया। हम पहुंच गए बच्चों जिंक तक, तो जिंक में आ गया हमारा आर्गन तक का 2 8 और यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया 18, तीसरा ऑर्बिट फुल हो गया, और हमारा चौथा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब बताया जैसे आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नोबल गैस बन जाता है, तो फिलहाल ये 2 ही है चौथे ऑर्बिट में, अब इसमें हमको 8 करने हैं। अब 4s2 के बाद में बच्चों नंबर आता है 4p का, अगर हम ऊपर सीक्वेंस देखेंगे तो मैंने बताया था 4p तक लर्न कर लेना, तो अगला 4p, और 4p की क्षमता कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन तक होती है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे अगले देखेंगे, तो जिंक के बाद में बच्चों हमारे 6 एलिमेंट्स ये रहे, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन, बताया था मैंने, गधे गिरे आसमां से बरस कर, ठीक है। गैलियम 18 आर्गन तक, तो अभी बच्चों हमने 4s2 तक मतलब जिंक तक लिख दिया, जिंक तक क्या था 2 8 18 2, तो 2 8 18 2 हो जाना चाहिए था, लेकिन चौथे ऑर्बिट में 4s2 के बाद में 4p चालू होगा, तो 4p में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 31st इलेक्ट्रॉन 31 नंबर, ये 31 नंबर पे आता है, तो 1 आ गया, फिर 32 में p में एक और बढ़ जाएगा, 4p2 हो गया, 33 में 4p3, 34 में 4p4, 6 की क्षमता है ना इसकी, 35 में 4p5 और 36 में आ गया बच्चों 4p6, समझ में आ गया। अब देखो पिछले वाले तक चौथे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ टोटल मिला के चौथे में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 18, तीसरा वाला 18 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 3 हो गए यहाँ 4 में, चौथे में 2 और 2, ये दोनों 4 के हैं 4 हो गए, पांचवें में 3 और 2 5 हो गया, छठे में 4 और 2 6 हो गया, सातवें में 4 और 2 7 और आठवें में हो गया बच्चों 4 और 2 8। जैसे ही 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हमारा नोबल गैस है क्रिप्टॉन, नोबल गैस नंबर 4, हीलियम नियॉन आर्गन एंड क्रिप्टॉन, समझ में आ गया। और इसके बाद हम इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगेन वैलेंसीज की बात की जाए तो वैलेंसी हम बिल्कुल वैसे ही ले सकते हैं बच्चों, ये बीच वाले जो बच्चों एलिमेंट्स है ना स्कैंडियम से कॉपर तक के, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, बताएंगे बाद में ब्लॉक सिस्टम क्या होता है 10th क्लास में आएगा, तो इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, तो इनकी वैलेंसी वैसे नहीं निकलेगी जैसे हमने पहले निकाली थी कि 1 2 3 4 और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1 0 ऐसे नहीं निकलेगी, इनकी मल्टीपल वैलेंसीज भी हो सकती है, समझ में आ गया। जिंक की वैलेंसी देखो अभी, कॉपर जो होता है उसकी वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है, जिंक की वैलेंसी 2 है, गैलियम की वैलेंसी 3 है, ठीक है, जर्मेनियम जो है गैलियम की वैलेंसी 1 भी और 3 भी है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन p में से एक लूज करता है तो 1 भी होती है और दोनों करते हैं तो 3 भी होती है। जर्मेनियम की जो है ये 4 है, 2 और 2 4 है, ये सिलिकॉन कार्बन की तरह 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नॉर्मली। आर्सेनिक की वैलेंसी 3 है, फिर अगेन p से 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन खो पाने की कोशिश करता है, तो 5 है ना आखिरी शेल में, तो 5 जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 जैसा बनाने की कोशिश करता है। सेलेनियम की 2 वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके इसके जैसा बनने की कोशिश करता है, और ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है बच्चों, ब्रोमाइड आयन बनाता है Br माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके जैसा बनने की कोशिश करता है, समझ आ गया। तो इस प्रकार से हम इनकी वैलेंसीज निकाल सकते हैं।
आपको बहुत ज्यादा अगर डिटेल में ना भी समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ तक समझ में आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 18 तक भी कर लोगे, 20 तक कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक में 20 से ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम में आपको एटॉमिक नंबर 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसीज लिखने को आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दिया है आपकी जानकारी के लिए, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके हायर स्टडीज में हायर क्लासेस में इसको आपको एनीवेज पढ़ना ही है। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कहाँ तक, 36 तक। क्लियर है? तो सारे इसको गवर्निंग रूल्स कर लेंगे। अगले वीडियो में हम बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो कि हमारे काम आने वाली इस चैप्टर में, छोटे मोटे उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे, वो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले छोटे मोटे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर में, कुछ आइसोटोप्स पे आधारित होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ढंग से इस वीडियो को वर्ड टू वर्ड एंड तक देखेंगे, बार बार देखेंगे, अच्छे से समझ के इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का आधार है ये, समझ में आ गया? 11th क्लास की केमिस्ट्री का बेसिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके बिना आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, वैलेंसी ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत जरूरी है। इससे पिछले वीडियो में हमने पहले कभी मैंने क्या है आपको एलिमेंट के जो सीक्वेंसेस है 36 तक कैसे लर्न करना है वो बताया था, वो सीक्वेंस याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और आज हमने सीखा हाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।